मित्रांनो नमस्कार. इझी न्यूजच्या मायक्रोस्कोपमध्ये मी भागवत पुन्हा एकदा आपलं सगळ्यांचं स्वागत करतो. मित्रांनो, दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांचा काही दिवसापूर्वी तुम्ही हा कोर्टातला एक व्हिडिओ नक्की बघितला असणार आहे. त्या कोर्टामध्ये तिथे असणाऱ्या जजसोबत ते कशाप्रकारे आर्ग्युमेंट करताय हा व्हिडिओ सोशल मीडियावरती सर्वत्र व्हायरल झाला होता. त्या असणाऱ्या ज्या जज होत्या त्यांच्या सुवर्णकांता यांना अरविंद केजरीवाल सांगतायत की मॅडम, तुम्ही 4 वेळेस एका संबंधित विचारधारेच्या, ज्याच्या मी विरोधात लढतोय अशा विचारधारेच्या संबंधित असणाऱ्या एका ऑर्गनायझेशनच्या एका परिषदेच्या कार्यक्रमाला तुम्ही गेल्या 4 वेळेस जाऊन आल्या. त्याच्यामुळं माझ्या मनामध्ये एक डाऊट निर्माण झाला आहे की तुमच्याकडनं मला खरंच न्याय मिळू शकेल का. अशा प्रकारचं आर्ग्युमेंट करणारा हा व्हिडिओ, हे आर्ग्युमेंट खूप चर्चेचा विषय ठरलं. ते आर्ग्युमेंट काय ते आपण आधी बघूयात. मैम, एक लॉयर्स की बॉडी है अधिवक्ता परिषद. इट इज नॉट अ बार. इज नॉट अ बार. बार एसोसिएशन की तरह कोई बार एसोसिएशन नहीं है, वो उनकी परिषद है. परिषद है उनकी. इट इज एन आइडियोलॉजिकल बॉडी ऑफ बीजेपी एंड आरएसएस. उनका संगठन है. नो नो, नथिंग फ्रॉम दिस साइड, प्लीज वेट फॉर योर टर्न. उनका संगठन है मैम. उनकी बॉडी में योर ऑनर 4 बार अटेंड करके आई थी. 26 दिसंबर को, 22 को, 17 मार्च 2023 को, 30 अगस्त 2024 को और 8 अगस्त 2025 को. उनकी जो आइडियोलॉजी है, हम उस आइडियोलॉजी के सख्त खिलाफ और खुल के खिलाफ हैं उस आइडियोलॉजी. और ये केस पॉलिटिकल केस है. और मैं आऊंगा, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में बोला, सुप्रीम कोर्ट का पेज 117 मेरी रिक्यूजल एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट का मैं वो लगा रहा हूँ. इन अ फंक्शनल डेमोक्रेसी गवर्न्ड बाय द रूल ऑफ लॉ, perception matters like Caesar's wife and investigative agency must be above board. Not so long ago, this court had castigated the CBI, comparing it to a caged parrot. It is imperative that CBI dispel the notion of it being a caged parrot. Caged parrot का क्या मतलब है? Who is controlling that cage? Cage किसका है? Obviously the political establishment at the center. तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि CBI जो है वो political interference का शिकार हो रही है. तो अगर CBI political interference का शिकार हो रही है, and if this honorable if your honor has been attending the programs of a particular ideology, तो एक मेरे मन में ये bias ये पैदा होता है. there is a reasonable bias in the mind of this honorable court. कि मैं उनकी आइडियोलॉजी फॉलो करती आप फॉलो करती हैं? नहीं, आप कह रहे हो. नहीं, मैं ये नहीं कह रहा. मैं ये कह रहा हूँ you might be sympathetic because आप 4 बार गई हैं. you might be sympathetic to that ideology. आता हे आर्ग्युमेंटमध्ये मित्रांनो 4-5 गोष्टी खूपच महत्त्वाच्या होत्या. त्याच्यामधले सगळ्यात पहिलं होतं की मी ज्या आयडियोलॉजीच्या विरोधात लढतोय त्याच आयडियोलॉजीच्या कार्यक्रमाला तुम्ही 4 वेळेस गेल्या होत्यात. त्याच्यानंतर की मी खालच्या कोर्टातनं मला सही सलामत त्या ठिकाणी सोडण्यात आलं आहे, पण ज्या पद्धतीने हायकोर्टामधून ही केस मला परत सुप्रीम कोर्टामध्ये लढावं लागेल असं भारताचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी देखील त्या ठिकाणी विधान केलं आहे. त्याच्यामुळं मला शंकांची एक सायकल माझ्या मनामध्ये बनली आहे आणि मोठे 10 प्रश्न मी तुमच्यासमोर मांडतोय, 10 कारणं मी तुमच्यासमोर मांडतोय की ज्याच्यामुळं माझ्या मनात असा डाऊट निर्माण झाला आहे की तुम्ही खरंच मला न्याय देऊ शकणार आहात की नाही देऊ शकणार आहात. आता या संदर्भाने जे त्यांची चर्चा झाली, जे आर्ग्युमेंट झालं आणि त्याच्यानंतर जे सगळे काही मुद्दे त्या ठिकाणी अरविंद केजरीवाल यांनी मांडले होते आणि त्याच्या पुढे जाऊन त्यांनी सांगितलं होतं की तुम्ही या केसपासनं वेगळं व्हा. हायकोर्टमध्ये 700पेक्षा जास्त जजेस आहेत, म्हणजे कुठल्याही जजसमोर मी त्या ठिकाणी हे माझी केसची सुनवाई झाली तर मला चालेल, मी त्या ठिकाणी पेश होईल आणि तो जो काही निर्णय देतील तो मला मान्य राहील. पण तुम्ही ह्या केसपासून वेगळं व्हा. जेव्हा कधी अशी कॉन्ट्रोवर्सी निर्माण होते तेव्हा जज स्वतःला अशा केसपासून विलिप्त करून घेत असतो, आपल्यापासून अलिप्त करून घेत असतो आणि दुसऱ्या कुठल्या तरी बेंचसमोर, दुसऱ्या न्यायाधीशासमोर एक केसची सुनवाई होत असते. पण तसं झालं नाही. आता मित्रांनो, आज अरविंद केजरीवाल यांनी एक सकाळी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. एक त्यांनी त्यांच्या सोशल मीडियाच्या माध्यमामधून एक व्हिडिओ रिलीज त्यांनी त्या ठिकाणी केला आणि त्यांनी सांगितलं की ज्या पद्धतीने माझ्या मनामध्ये ती भीती निर्माण झाली की यांच्याकडनं मला न्याय मिळेल का नाही मिळेल, आणि मी त्यांना मागणी केली होती की तुम्ही ह्या केसपासून बाजूला होऊन जा, पण त्यांनी ती माझी मागणी जी ती मान्य केली नाही. त्याच्यामुळं मी आता गांधीगिरी मार्गाने मी माझा कुठल्याही प्रकारचं वकीलही त्या ठिकाणी पाठवणार नाही आणि स्वतःही मी त्या ठिकाणी हजर राहणार नाही. पण जो निकाल ते ह्या हायकोर्टमध्ये देतील त्याच्या विरोधामध्ये मी सुप्रीम कोर्टमध्ये जाईल. आता मित्रांनो, आज जे अरविंद केजरीवालांनी जे मुद्दे मांडले ते खूपच गंभीर आणि महत्त्वाचे. मित्रांनो, ही ज्युडिशरी, जी न्यायव्यवस्था, ही भारतीय लोकशाहीचा आधारस्तंभ आहे. खरं तर जेव्हा संकट येतात तेव्हा या देशाला वाचवण्याचं काम केलं असेल तर त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाची जी भूमिका असते ती न्यायव्यवस्थेची असते.
पण आत्ता सध्या गेल्या काही काळामध्ये न्याय होतोय का नाही होत याच्यामध्ये मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. मित्रांनो, अरविंद केजरीवाल, मनोज सिसोदिया यांना जेव्हा जेव्हा बेलची गरज होती, जेव्हा यांना जामिनाची गरज होती आणि ह्या जामिनासाठी जेव्हा ह्या जस्टिस स्वर्णकांता यांच्या बेंचसमोर गेली तेव्हा तेव्हा ह्या स्वर्णकांतांनी अरविंद केजरीवाल आणि मनोज सिसोदिया आणि भाजपच्या नेत्यांना जामीन नाकारला. पण जेव्हा जेव्हा नेत्यांच्या यांच्यासमोर केसेस आल्या तेव्हा त्यांनी त्या ठिकाणी त्यांना जामीन दिलाय. आता अशी पार्शलिटी अपेक्षित नाही आहे कुठल्याही न्यायव्यवस्थेने करणं, पण ती होताना दिसतीये. हे खूप मोठं दुर्दैव आहे. आता मित्रांनो, आज ज्या व्हिडिओमधून त्यांनी जो काही प्रश्न उपस्थित केलेला आहे अरविंद केजरीवाल यांनी, त्यांच्या विरोधात म्हणजे या मद्य घोटाळ्याच्या केस केंद्र सरकारची बाजू लावून धरणारे तुषार मेहता आहेत. हे जे वकील आहे या तुषार मेहतांकडेच ह्या ज्या स्वर्णकांता शर्मा आहे यांची दोन्ही मुलं काम करतात. आता या हायकोर्टमध्ये 700पेक्षा अधिक वकील आहे असं सांगितलं जाते आणि याच्यापैकी या 2 मुलांनाच जवळपास 5,000च्या जवळपास केसेस गेल्या 2023 ते 25 या काळामध्ये मिळाले. म्हणजे तुम्ही समजू शकता की तुषार मेहतांच्याच हातामध्ये सगळं करिअर या स्वर्णकांता शर्मा यांच्या मुलांचं आहे. आता या 5,000च्या जवळपास केसेस म्हणजे कितीतरी कोटी रुपयांची फीस त्यांना या 2-3 वर्षाच्या काळामध्ये मिळालेली. आता समोरच्या वकिलाच्या हातात जर आपल्या मुलांचं भवितव्य असेल तर कुठेतरी पार्शलिटी होण्याचे चिन्ह आहे. त्यामुळं देखील एक मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेला आहे असं अरविंद केजरीवाल म्हणाले. मित्रांनो, गेल्या काही काळामध्ये ही जी व्यवस्था आहे, ही जे स्ट्रक्चर आहे, भारत म्हणून जे संविधानाने एक स्ट्रक्चर उभं केलं आहे त्याच्यावरतीच कुठेतरी हल्ला होताना आपल्याला दिसतोय. मित्रांनो, ही जी अरविंद केजरीवालांनी जे महत्त्वाचे मुद्दे त्या ठिकाणी उपस्थित केले ते तुम्ही सगळी ही प्रेस कॉन्फरन्स नक्की बघितली पाहिजे आणि त्यांचे सगळे मुद्दे समजून घेतले पाहिजे. नमस्कार. जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब जीत या हार मायने नहीं रखते. उससे भी बड़ा हो जाता है सही और गलत का सवाल. क्या सही है और क्या गलत है. ऐसे समय में हमें ये तय करना होता है कि हम मुश्किल रास्ता चुनेंगे या आसान रास्ता. आज मैं भी एक ऐसे मोड़ पे खड़ा हूँ. आप सब जानते हैं कि मुझे एक झूठे केस में फंसाया गया, मुझे जेल भेज दिया गया, एक चुनी हुई सरकार को गलत तरीके से गिरा दिया गया, हमें कई महीने जेल में रखा, पर आखिरकार सच की जीत हुई. 27 फरवरी को अदालत ने मुझे पूरी तरह निर्दोष घोषित कर दिया. कोर्ट ने कहा केजरीवाल निर्दोष है, केजरीवाल ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया. कोर्ट ने सीबीआई की जांच पे ही सवाल खड़े कर दिए और जांच अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेने के आदेश दे दिए. लेकिन सच का रास्ता आसान नहीं होता. सीबीआई ने तुरंत इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी और ये केस जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी के सामने लगा. तब मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठा, क्या इनके सामने मुझे न्याय मिलेगा. मेरे मन में ये प्रश्न क्यों आया? इसके कई कारण हैं, पर 2 कारण मुख्य हैं. पहला कारण ये कि आरएसएस की जिस विचारधारा वाली सरकार ने झूठे आरोप लगा के मुझे जेल डाला, जज साहिबा ने स्वयं माना है कि उस विचारधारा से जुड़े संगठन अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के मंचों पे वे कई बार जाती रही हैं. मैं और आम आदमी पार्टी उस विचारधारा के घोर विरोधी हैं. ऐसे में क्या उनके सामने मुझे न्याय मिल सकता है? दूसरा कारण कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. कोर्ट में मेरे विपक्ष में केंद्र सरकार की सीबीआई है और जस्टिस स्वर्णकांता जी के दोनों बच्चे केंद्र सरकार में काम करते हैं. उनके दोनों बच्चे केंद्र सरकार के वकीलों के पैनल में हैं. हमारे सामने कोर्ट में दूसरी ओर से वकील हैं सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता जी. तुषार मेहता जी दोनों बच्चों को केस देते हैं. उन्हें कितने केस मिलेंगे, कौन से केस मिलेंगे, ये तुषार मेहता जी तय करते हैं. भारत सरकार के पैनल में लगभग 700 के करीब वकील हैं,
लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता जी के बेटे सबसे ज़्यादा केस पाने वाले वकीलों में से एक हैं। उनके बेटे को 2023 से 2025 के बीच लगभग 5,904 केस डॉकेट मिले। इससे उनके बेटे को करोड़ों रुपए की फीस मिली। आज की तारीख में उन बच्चों का भविष्य और कमाई दोनों काफ़ी हद तक तुषार मेहता जी पर निर्भर है। तो किसी के भी मन में ये चिंता स्वाभाविक है कि अगर जज साहिबा के बच्चों की कमाई और उनका भविष्य सामने खड़ा वकील तय कर रहा है, तो क्या जज साहिबा उस वकील के खिलाफ फैसला कर पाएंगी? मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि मुझे जुडिशरी पे पूरा भरोसा है। मैं जुडिशरी का बहुत सम्मान करता हूं। जब मेरे खिलाफ गलत साजिश हुई तो हमारे देश की जुडिशरी ने ही मुझे न्याय दिया था। जब मुझे झूठे केस में गिरफ्तार किया गया तो इसी जुडिशरी ने मुझे बेल दी थी। इसी जुडिशरी ने मुझे उसी झूठे केस में दोष मुक्त करार किया है। पिछले 75 वर्षों में जब जब देश पे आंच आई, हमारे देश की जुडिशरी ने देश को बचाया और नागरिकों के हितों की रक्षा की है। मैं जस्टिस स्वर्णकांता जी का भी बहुत सम्मान करता हूँ। मुझे उनसे या उनके परिवार से किसी भी प्रकार की कोई व्यक्तिगत आपत्ति नहीं है। लेकिन न्याय का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट शुड ऑल्सो बी सीन टू बी डन। इसलिए मैंने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी से पूरे सम्मान के साथ अनुरोध किया कि वो इस कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसे कारणों की वजह से इस केस से खुद को अलग कर लें। लेकिन उन्होंने मेरी दलीलें खारिज कर दी और फैसला दिया कि वो स्वयं ही ये केस सुनेंगी। आज मेरे सामने सबसे आसान रास्ता है कि मैं उनका आदेश मान लूं और एक बड़ा वकील खड़ा करके उनके सामने अपना केस लड़ूं। पर यह मुद्दा अब सिर्फ मेरे केस का नहीं है, बल्कि आम लोगों के न्याय प्रणाली पर भरोसे का है। ऐसी दुविधा के मौके पे बापू ने हमें सत्याग्रह का रास्ता दिखाया। बापू ने कहा था कि जब भी किसी अन्याय का सामना करो तो उसका पहला कदम विरोध नहीं बल्कि बातचीत होना चाहिए। अपनी बात अन्याय करने वाले के सामने पूरी विनम्रता के साथ रखनी चाहिए और उसे सुधारने का पूरा मौका देना चाहिए। सारी कोशिशों के बाद भी अगर न्याय ना मिले तो अंतरात्मा की आवाज़ सुनो। यदि अंतरात्मा की आवाज़ कहती है कि न्याय नहीं हुआ तो शांति और विनम्रता के साथ सत्याग्रह करना चाहिए। फिर उसके जो भी परिणाम हों वो सहर्ष स्वीकार करने चाहिए। पर इस पूरे प्रकरण में अन्याय करने वाले व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार की नफरत या गुस्सा नहीं होना चाहिए। मैंने भी बातचीत से शुरुआत की, पूरी निष्ठा और विनम्रता के साथ जस्टिस स्वर्णकांता जी के सामने अपनी बात रखी। उन्हें इस केस से अलग होने के लिए याचना की। मैंने आग्रह किया कि मेरा केस हाई कोर्ट के किसी भी अन्य जज द्वारा सुन लिया जाए, लेकिन उन्होंने मेरी प्रार्थना अस्वीकार कर दी। उन्होंने फैसला दिया कि वे अपने आप को इस मामले से अलग नहीं करेंगी और ये केस वो स्वयं ही सुनेंगी। उनके दिए गए इस फैसले से मैं पूरी विनम्रता पूर्वक असहमत हूँ। इस पूरे घटनाक्रम के बाद मेरी आशंका और गहरी हो गई है कि क्या उनके सामने मुझे न्याय मिलेगा। बापू के दिखाए रास्ते पर चलते हुए सत्याग्रह की भावना से अब मैंने फैसला किया है कि मैं इस केस में जस्टिस स्वर्णकांता जी के कोर्ट में ना तो स्वयं पेश होऊंगा और ना ही मेरी तरफ से कोई वकील पैरवी करेगा। जस्टिस स्वर्णकांता जी जो भी फैसला सुनाएंगे उस पर समय आने पर मेरे जो भी कानूनी अधिकार हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना आदि, वो सभी कदम लेने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ।
ये बात आज मैंने एक पत्र लिखकर जस्टिस सोनकांता जी को भी सूचित कर दिया है। मेरा जस्टिस सोनकांता जी से किसी प्रकार का व्यक्तिगत विरोध नहीं है। यदि भविष्य में भी कभी उनके सामने मेरा कोई अन्य केस लगता है जिसमें मेरे विरोध में बीजेपी, केंद्र सरकार या तुषार मेहता जी नहीं हैं, तो मैं उनके समक्ष जरूर पेश होऊंगा। आप पूछ सकते हैं कि यदि मैं जस्टिस सोनकांता जी के रिक्यूजल ऑर्डर से असहमत हूं तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहा? उसकी तैयारी कर रहा हूं। ये पूरा मामला बहुत नाजुक और संवेदनशील है। कानून को ध्यान में रखते हुए, जुडिशरी के सम्मान को ध्यान में रखते हुए और लोगों के न्याय व्यवस्था पर भरोसे को ध्यान में रखते हुए एक एक कदम उठाना है। मैं ये कदम अहंकार या किसी विद्रोह या विरोध की भावना से नहीं उठा रहा। इस कदम के जरिए मेरा मकसद देश की कानून प्रणाली को चुनौती देना भी नहीं है और ना ही मेरा मकसद न्याय व्यवस्था का अपमान करना है। इसी केस में मैंने हर स्टेज पे, हर अदालत में अपना पूरा सहयोग दिया है। मैं न्यायपालिका का बहुत सम्मान करता हूँ। इसी न्यायपालिका की वजह से आज मैं आज़ाद घूम रहा हूँ। मेरा सिर्फ और सिर्फ इससे एक ही मकसद है, देश की न्याय व्यवस्था पर लोगों के भरोसे को और मजबूत करना, लोगों में ये अटूट विश्वास भरना कि ज़रूरत पड़ने पर हमारे देश की न्याय व्यवस्था से उन्हें न्याय ज़रूर मिलेगा। जय हिंद। मित्रांनो, जे हे अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे आरोप म्हणता येईल किंवा प्रश्न त्या ठिकाणी अरविंद केजरीवालांनी उपस्थित केलेले, आता एका कुठल्या तरी विचारधारेला वावून घेणारे न्यायाधीश नसले पाहिजे, तर ती तटस्थ भूमिका घेणारे असले पाहिजेत. मित्रांनो, एकंदरीत ह्या प्रकरणाबद्दल तुम्हाला काय वाटतं आणि ह्या ऐतिहासिक अशा वादग्रस्त ठरत असलेल्या जस्टिस सूर्यकांता यांनी या केसपासून वेगळं झालं पाहिजे की नाही झालं पाहिजे, तुम्हाला काय वाटतं कमेंट करून नक्की कळवा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. इझी न्यूजचे व्हिडिओज लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.